बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, और वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या है बेटा वो? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है बेटा जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और बेटा पहला पोस्टुलेट क्या होता है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बेटा ये गैसियस पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस मोशन की स्टेट में है। दीज पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। बेटा जो इनका मोशन होता है वो रैंडम मोशन है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो क्या हो सकता है? किसी भी डायरेक्शन में। बेटा जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी दूर होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाते। ठीक है। और क्या है, ड्यूरिंग मोशन दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। मोशन होता है तो बेटा ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ड्यूरिंग मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो टू वॉल ऑफ कंटेनर, और वॉल की कंटेनर पर। बट देयर कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। बट देयर कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। मगर जो इनका कोलिजन होता है बेटा वो परफेक्ट इलास्टिक है। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जब कोलाइड करते हैं तो उस दौरान ना तो एनर्जी निकालते हैं और ना एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इनका कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है। अब क्या कहते हैं, व्हेन गैसियस बेटा क्या है, व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड। जब गैसियस मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं टू वॉल ऑफ कंटेनर। किसके ऊपर बेटा? टू वॉल ऑफ कंटेनर। दे एग्जर्ट प्रेशर ओवर इट। तो वो क्या करते हैं, दे एग्जर्ट प्रेशर ओवर इट। जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करेंगे बेटा तो वहाँ पर वो क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? प्रेशर लगाते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है बेटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गैस के मॉलिक्यूल इतनी दूर है कि एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं दिखाते, ना ही तो वो आपके पास अट्रैक्शन दिखाते, ना ही वो अपने पास रिपल्शन। तो गैसियस मॉलिक्यूल फार अपार्ट। फार अपार्ट मतलब दूर हैं। सो नॉट एग्जर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैसियस मॉलिक्यूल इतनी दूर है कि एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाते। मगर जब गैस के मॉलिक्यूल बेटा अगर हम लोगों ने प्रेशर को लगाया, देखिए स्टार्टिंग में प्रेशर कम होता है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, मगर जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल तभी तक एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं लगाते जब तक वो दूर हैं, और वो दूर तब है जब प्रेशर कम है। अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है तो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। तो बेटा फिफ्थ पॉइंट सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक प्रेशर कम है, वरना इसमें लिमिटेशन इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लिमिटेशन भी आएगी जब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट क्या होता है बेटा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं है ऑन गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं साइज के अंदर। बेटा सेवंथ पॉइंट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है आप लोगों के पास, और वो क्या कहता है,
द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या बेटा, द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मच मोर देन, मतलब बहुत ज़्यादा है, मच मोर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स आपके पास, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मोलिक्यूल्स नेग्लिजिबल, सो वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वो गैस की वॉल्यूम के कंपैरेटिव नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पर तुम्हें एक बात समझाई जाती है बेटा, गैस की वॉल्यूम क्या है और गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या है। आप एक कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं तो जो उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, तो ये कमरे की वॉल्यूम आएगी और यही वॉल्यूम किसकी होगी अब आपके पास, गैस की। अब आप क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तब तक प्रेशर लगाएं जब तक ये सारी की सारी गैस किस में कन्वर्ट ना हो जाए बेटा, लिक्विड के अंदर। आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो लिक्विड की वॉल्यूम आती है बेटा, तो ये लिक्विड की वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है। ये किसकी वॉल्यूम है बेटा, गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम। और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है ये बहुत कम है और कमरे की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं गैसियस वॉल्यूम जो होती है वो बहुत ज़्यादा है और गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम बेटा बहुत कम है। समझ में आई ये वाली बात, क्या समझाया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम वॉल्यूम रखते हैं और जबकि गैस है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रखती है। मगर ये पॉइंट भी बेटा सिर्फ तभी तक अप्लीकेबल होगा जब तक प्रेशर कम है। आपने धीरे धीरे बेटा प्रेशर को बढ़ाया तो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास होते जाएंगे और गैस की वॉल्यूम कम होती जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब गैस की वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम के कंपैरेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब गैस की वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है ये तभी तक अप्लीकेबल है जब तक आपके पास प्रेशर कम है। अगर प्रेशर बढ़ा तो ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, जो होता है द वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट था। अब हम लोग जा रहे हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। कौन सा पॉइंट है बेटा, वो काइनेटिक गैस इक्वेशन। वो पॉइंट हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। बेटा जैसा कि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द MNU स्क्वेयर, MNU स्क्वेयर। बेटा यहाँ पर जो होता है स्मॉल m होता है, ये होता है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जबकि n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप लोगों के पास क्या दे रखा है, ये यहाँ पर आगे जो U स्क्वेयर दे रखा है वो होता है आप लोगों के पास एवरेज स्पीड। कहता है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास एवोगैड्रोज नंबर के बराबर हो जाए तो स्मॉल m इंटू में Na बेटा मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, PV इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द MU स्क्वेयर। क्या हो गया, 1/3 ऑफ द MU की स्क्वेयर। अब बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। आपके पास इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 इंटू MU स्क्वेयर। मगर हाफ ऑफ द MU स्क्वेयर बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है
आप करते हो बेटा PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाता है बेटा 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन है आप लोगों के पास, ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन को लेकर। मगर आपको ये भी पता है PV किसके बराबर है, nRT के। और जो आप लोग PV को हटा के लिखते हो nRT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है 3/2 ऑफ द nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर एवोगैड्रोज मोल हो जाते हैं, या 1 हो गया, यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपके पास 1 हो गया, तो RT हो गया। अच्छा, अब आपको क्या पता चल रहा है बेटा 3/2 वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और R भी कांस्टेंट है। ये सभी चीज़ें क्या हैं बेटा कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर आ जाएंगी, किसी एक कांस्टेंट। इन तीनों टर्म्स को हटा के बेटा मैं K कांस्टेंट लगा देता हूँ। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है K × T। बेटा जो K कांस्टेंट, अगर मैंने K को एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, एवोगैड्रोज नंबर से, तो ये एक और कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो K/Na बेटा Kb के बराबर होता है, और Kb क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी किस प्रोपोर्शनल हो गई है, टेम्परेचर की। यही हमने प्रूव करना था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है बेटा वो आपके पास प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और ये हम लोग बेटा आगे यूज़ करेंगे इन दोनों ही इक्वेशंस को डिड्यूस करने में, किसको, गैस लॉज में, जिसमें आपके पास बॉयल्स लॉ भी आएगा और चार्ल्स लॉ भी आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। बेटा डिडक्शन ऑफ गैस लॉ में सबसे पहला आता है बॉयल्स लॉ को हमने निकालना है। बेटा बॉयल्स लॉ कब चलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बेटा आप लोग एक इक्वेशन लेके चलते हैं, और वो हम लोगों के पास क्या दे रखा है, PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, है ना। मगर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी बेटा, वो कितनी निकाली थी, 3/2 ऑफ दी RT। तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह वैल्यू रख देते हैं ये, और हमारे पास इक्वेशन आती है 2/3 इंटू में आपके पास 3/2 इंटू में RT। ये टोटल वैल्यू 1, R भी एक कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है बेटा। तो ये सारी टर्म क्या निकल के आ गई, कांस्टेंट। तो अब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, और हमारे पास PV किसके बराबर है, कांस्टेंट। अब यही तो आपके पास बॉयल्स लॉ कहता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कह सकते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है बेटा, ये है आपके पास डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, चार्ल्स लॉ का डिडक्शन। और चार्ल्स लॉ में बेटा क्या कांस्टेंट है आपके पास, प्रेशर। क्या कांस्टेंट चल रहा है, प्रेशर। हम कहते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपके पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द MnU ना, हम लोग करते हैं जो होता है 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, 3/2 ऑफ दी RT। आप वैल्यू रखते हैं 2/3 इंटू 3/2 इंटू में RT। बेटा ये टोटल टर्म कांस्टेंट है, एक है। आप टेम्परेचर को इस तरफ लेके आते हैं और प्रेशर को दूसरी तरफ, तो V/T शुड बी इक्वल टू 1 इंटू में R/P1। तो कांस्टेंट है, हमारे पास वैल्यू आ गई R/P। R भी कांस्टेंट है और P प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास की इक्वेशन आ गई है T/V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम कह सकते हैं इसको V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 भी इसको बोल सकते हैं। तो ये था आप लोगों के पास बेटा क्या, काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिडक्शन गैसेस लॉ के, बॉयल्स लॉ के लिए और चार्ल्स लॉ के लिए। अब आपके पास स्टार्ट किया जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अब बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या डिस्कस कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। इसमें क्या हो जाता है बेटा, आप एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं NE/में NT। बेटा NE का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स की संख्या जो एक पार्टिकुलर एनर्जी या स्पीड रखते हैं। T टोटल पार्टिकल्स की संख्या है, और ग्राफ किसके विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, स्पीड के। NE/में NT को कहते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। और आपके पास इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं बेटा स्टार्टिंग में पॉइंट 0 है, मतलब स्पीड भी बहुत कम है, तो 0 के पास उनकी स्पीड कम है और जो आगे चले गए स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे पार्टिकल्स की संख्या जिनके पास या तो बहुत कम स्पीड है या बहुत ज़्यादा स्पीड है, उनकी संख्या क्या हो रही है बेटा, देखिए फ्रैक्शन बहुत कम आ रहा है, तो उनकी जो होता है स्पीड बहुत कम है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बोल्ट्जमैन मैक्सवेल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड। किसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड। पहला पॉइंट आ जाता है, कहता है द नंबर ऑफ पार्टिकल विच पोजेस वेरी लो और वेरी हाई स्पीड। क्या बोला है, द नंबर ऑफ पार्टिकल पोजेस वेरी लो और वेरी हाई स्पीड इज़ वेरी स्मॉल। ऐसे पार्टिकल्स की संख्या जो या तो बहुत कम एनर्जी रखते हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, उनकी संख्या क्या है बेटा, बहुत कम है, जो शेडेड एरिया के रूप में मैंने आपको दिखाया है बेटा। अब हम लोग इसके सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं बेटा। जो आप लोगों के पास पीक ऑफ ग्राफ है, क्या दे रखा है बेटा, जो पीक ऑफ ग्राफ है ये देता है हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये पीक ऑफ ग्राफ है बेटा, तो ये पीक ऑफ ग्राफ को मैंने क्या नाम दिया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो हम कहते हैं द पीक ऑफ ग्राफ गिव्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये है क्या बेटा, ये होता है द वैल्यू ऑफ स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है ये, पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। बेटा मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे जिनके सिर्फ 33 ही नंबर आए हैं। अच्छा 5 स्टूडेंट ऐसे लगा लिए जिनके 95 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब आप करते हैं भाई, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 या 90 से अबाव हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 85 से अबाव हैं, ठीक है। तो कितने हो गए बेटा, आपके पास 10 और यहाँ पे 10 वो गए 25 हो चुके हैं। मैंने मान लिया बेटा कि आपके पास 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके लगभग 50-60 नंबर तक आ जाते हैं। तो कितने हो गए, 35 बच्चे हो गए। क्लास में कितने बच्चे थे, 50, कितने बच गए, 15 बच्चे वो बच्चे हैं जिनके हम मानते हैं कि 78 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आ जाते हैं, 78। तो बेटा 78 मार्क्स वो मार्क्स हैं जो क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे लेके आते हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स कितने हो गए, 78, और वो मार्क्स कितने बच्चे रख रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स रख रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से बेटा स्पीड की वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स रखे वो क्या कहलाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहलाएगी बेटा, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगी आप लोगों के पास। चलें बेटा, अब हम लोग जो है इसके आगे चलते हैं। अब आप लोग के पास ग्राफ पूरा ही प्लॉट किया जाएगा, नए सिरे से इसको ढंग से देखें ज़रा एक बार। हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, तो एक तो जो अभी आपने डिस्कस किया है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो पार्टिकल जो बहुत कम या बहुत ज़्यादा एनर्जी रख रहे थे, ठीक है, और ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और उस समय आपके पास टेम्परेचर है T1, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए हैं बेटा। चले वही T1 टेम्परेचर पर हो गया। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, T1 से बढ़ा के T2 करता हूँ, तो आपके सामने एक नया ग्राफ आता है, ये T2 टेम्परेचर पर है। T2 की वैल्यू T1 से क्या है, ज़्यादा है बेटा। अब आप देखते हैं कि ग्राफ क्या हो गया, फ्लैट हो गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है
तो आप लोग क्या देखते हैं बेटा, तो ग्राफ बिकम्स फ्लैट, ग्राफ फ्लैट हो जाता है। चलो नीचे हो गया, इसके आगे की पॉइंट क्या निकल के आ जाती है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ से कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं बेटा। अब जो मैंने सिर्फ शेड किया है ये वो पार्टिकल्स की संख्या जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। तो आप देखते हैं T1 पर कम थी, T2 पर ज़्यादा। तो हम क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस वेरी हाई एनर्जी, उन पार्टिकल्स की संख्या जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस वेरी हाई एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। अब आप देखते हैं पहले कितने बच्चे थे मोस्ट प्रोबेबल के लिए, 15। अब ये मान लेता हूँ कि इनकी संख्या कम हो गई है, और वो कम होगी मैंने मान लिया 12 के करीब हो गए। तो हम क्या कहते हैं, आप लोग के पास द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। पहले 15 स्टूडेंट ऐसे थे क्लास में जो एक ही जैसा नंबर लेके आ रहे थे, मगर अब उनकी संख्या कम हो गई है। मैंने माना पहले 15 थे, अब घट के कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12। तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटे हैं जो एक जैसी स्पीड रखते हैं, मगर इसका एक इफ़ेक्ट हो रहा है बेटा, पेपर आसान था। तो पहले जो होता है आपके पास 78 मार्क्स रखने वाले बच्चे 15 थे, ठीक है, मगर अब जो 12 बच्चे हैं बेटा 78 नहीं 83 मार्क्स रख रहे हैं। तो मतलब मार्क्स की भी वैल्यू बढ़ती है। आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं, जो वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वो बढ़ जाती है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो घट जाते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है बेटा इस चीज़ से, कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं और वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल बढ़ती है। तो हम लोगों ने कहा द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। तो वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बेटा वो बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। अब आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक करवा रहा हूँ, इससे एंट्रेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और वो क्या दे रखा है आपके पास, टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड के प्रकार। बेटा ग्राफ के ऊपर ही बताता हूँ, जो पीक है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है बेटा वो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, ये वो स्पीड होती है जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स रखते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैंने V और MP से रिप्रेजेंट कर दिया। MP आपके पास सब्सक्रिप्शन पे, किस पे है वो, सब्सक्रिप्शन के ऊपर है आप लोगों के पास। तो हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया VMP, और जो उसकी वैल्यू होती है बेटा वो आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन में M। क्या आ जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन में M। ठीक है, चले अब इसके आगे जो एक वैल्यू आती है बेटा, ये होती है एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड हो जाती है ये, एवरेज स्पीड। और जो एवरेज स्पीड होती है बेटा, इसको U बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं जो एवरेज स्पीड होती है वो U बार है, और जो उसकी वैल्यू आप लोग देते हैं बेटा, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आप लोगों के पास, स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन में पाई M। क्या हो गया, 8RT अपॉन में पाई M। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए हमने डाला 2RT अपॉन में M। मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या हो जाएगा, 8RT अपॉन में पाई M। ठीक है, आप देखते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल के मुकाबले में एवरेज की स्पीड ज़्यादा है। फिर आपके पास आता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये स्पीड जो होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू है स्पीड की, और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन में M। क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन में M। तो हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो गया, URMS। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और वैल्यू हो गई 3RT अपॉन में M। ठीक है बेटा, अब आप लोग जो होता है इनको रेशियो में लेते हैं, इनको किस में लेते हैं, रेशियो में लेते हैं। तो हमारे पास जो बेटा आएगा सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल रेशियो, एवरेज रेशियो, RMS। और ये किसके रेशियो में आते हैं बेटा, वो आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन में M।
रेशियो 8RT/में बेटा रेशियो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। अगर मैं इस आइटम को सोल्व करता हूँ तो वो आ जाते हैं बेटा 1 रेशियो आपके पास 128/224। क्या दे रखा है बेटा आपके पास 1 रेशियो 128/224। अच्छा, और हम लोग बताते हैं जो बेटा आपके पास RMS स्पीड है वो आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा है, और वो जो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से 1 पॉइंट में 2 to 5 टाइम ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 2 to 5, लगभग 22% के करीब में ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो बेटा RMS की बात करता हूँ तो 1.085 टाइम हो जाएगी बेटा, किससे? वो आपके पास जो होता है एवरेज स्पीड से, मतलब कह सकता हूँ लगभग 8% ज़्यादा होती है वो, किससे? आपके पास एवरेज स्पीड से। आई होप यू एंजॉय इट, सोल्व देम। थैंक यू।